चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो बेटा देखो, एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। अगर तुमको ये प्रॉब्लम हो तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों को मुझे ये बताना है, ठीक है। तुम लोग बेटा एक दुकानदार हो, एक डीलर हो। तुम्हारे पास सामने सिचुएशन क्या है कि तुमको ना टेबल्स और चेयर्स को बाय करना है, खरीदना है। तुम लोग सारी टेबल्स भी ले सकते हो, सारी चेयर्स भी ले सकते हो और कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है वो। लेकिन तुम्हारे सामने ना कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कि कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास कुछ बजट होगा। उस बजट को तुम एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा तुम्हारे पास बजट है टोटल 50,000 रुपए। और तुम्हारे पास एक और लिमिटेशन है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास जो तुम्हारा गैराज होगा या फिर स्टोरेज स्पेस होगा या फिर दुकान होगा, उसमें लिमिटेड क्वांटिटी ही तो आ सकती है। तो तुम्हारे पास बेटा एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 प्रोडक्ट्स को ही रख सकता है। 60 से ऊपर आप चीजें नहीं रख सकते, ठीक है। और आपको ये चीज भी पता है कि भाई मैं अगर टेबल्स लेता हूं और एक टेबल को बेचता हूं तो मैं एक टेबल पे 250 रुपए का प्रॉफिट निकाल लूंगा। और अगर मैं चेयर्स लेता हूं तो एक चेयर बेचने पे मेरे को 75 रुपए, 75 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा। और आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि जो भी माल आप खरीद रहे हो सारा का सारा बिक जाएगा, ठीक है। बात समझ आई अभी तक की? जो भी आप माल खरीदोगे सारा का सारा बिक जाएगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है? आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि आपको ये जो डील करनी है ना, इससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाए। मतलब मान लो, इमेजिन कर लो कि मान लो कि तुमने एक्स टेबल्स और वाई चेयर्स खरीदी हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को जो प्रॉफिट को जो तुम मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हो वो कैसे लिख सकते हो? अगर एक्स टेबल्स खरीदोगे, एक टेबल पे अगर तुमको 250 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल टेबल से आने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 250x। और टोटल चेयर से आने वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर एक से 75 रुपीज का प्रॉफिट है तो 75y। इन दोनों को ऐड करोगे, यही तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होगा। अब बेटा मैं इसी चीज को तो मैक्सिमाइज करने के बारे में बात कर रहा हूं ना इस सवाल में। डीलर का मुद्दा क्या है कि भाई इसी चीज को, ये जो प्रॉफिट फंक्शन है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। इसी को तो बेटा मैक्सिमाइज करना है अपने को। तो ऐसी टाइप की सिचुएशंस के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का यूज करते हैं। लीनियर वर्ड क्यों यूज है? क्योंकि आपको जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ऐसे ही मिनिमाइज करने वाले सवाल भी बन सकते हैं। तो जिस भी फंक्शन के आपको ऑप्टिमल वैल्यूज के ऊपर बातचीत करनी है, ऑप्टिमल का मतलब होता है बेटा आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन, लीनियर फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाला मुद्दा हो और कुछ कंडीशंस हो, ये सारी की सारी चीजें बेटा कंडीशंस है, लिमिटेशंस है। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही तो बेटा इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज किया जाएगा। जैसे इस केस में मैक्सिमाइज करने वाली चीज है बेटा। यहां पर देखो कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस। आप लोग एक बात बताओ, अगर आपकी एक्स टेबल्स हैं और वाई चेयर्स है, तो ये जो चीज है ना, जो कि वेरिएबल की तरह है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स और वाई जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी है, अपने दिमाग में डालनी है। इनको बोलते हैं बेटा डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही अपने पास डिसीजन आएगा। ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बात समझ आई? और ये जो एक्स वाई पे कंस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं, इनको बोला जाता है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। अब यहां पर मैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस लिख रहा हूं। एक बात बताओ, एक्स हो या फिर वाई हो, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं ना। तो सबसे पहला तो कंस्ट्रेंट होगा इन वेरिएबल्स पे, डिसीजन वेरिएबल्स पे, कि ये नॉन नेगेटिव होंगे। मतलब एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर x और y का एडिशन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60 से ज्यादा मैं रख ही नहीं सकता अपनी दुकान के अंदर। तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। कम भी तो ले सकता हूं ना, वो भी तो ऑप्शन है ना मेरे पास, है ना। और 50,000 ही मेरा बजट है, 50,000 ही मेरा बजट है। अब इस चीज को कैसे लिखोगे भाई, बताओ। यहां पर आपको अगर मैं बता दूं एक टेबल का क्या प्राइस होने वाला है और एक चेयर का प्राइस होने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहां पे एक कंस्ट्रेंट बना लोगे। चलो मान लेते हैं
कि हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं कि एक टेबल का प्राइस है मेरा, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस है कुछ 1500 रुपए, ठीक है, और एक चेयर का अपना कॉस्ट प्राइस है मान लो 500 रुपए। तो आपके पास ये जो बजट वाला इशू है, इससे क्या कंस्ट्रेंट बनेगा कि भाई 1500 रुपए अगर तुम एक टेबल के लिए लगा रहे हो और एक्स ले रहे हो तो 1500 एक्स तो यहीं खर्च हो जाएंगे, और 500 वाई ये भी बेटा लेस देन इक्वल टू 50,000 होना चाहिए। तो ये जो आपको डिसीजन वेरिएबल्स में रिलेशंस दिख रहे हैं ना, जिसके अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है, इसको बोला जाता है बेटा कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले बताओ, इतनी सारी की सारी बातें बेटा तुमको समझ आ गई? इतनी सारी की सारी कहानी तुमको समझ आ गई? बोलो। ये सारी की सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स तुमको समझ आ गई कि कहां पर ये वाला फंडा लगाया जाता है, कहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग ही क्यों बोला जाता है, सारी की सारी चीजें समझ आ गई, टर्मिनोलॉजीज, बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, चलो अब बेटा यहीं पर ही मैंने ऑब्जेक्टिव जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी की सारी मैंने प्रॉपर्ली यहां पे लिख रखी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है भाई, जिसको तुमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, और वो लीनियर होगा इन एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद डिसीजन वेरिएबल्स बेटा तुम्हारे क्या होते हैं? एक्स एंड वाई, जिसपे डिसाइड किया जाता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा या फिर मिनिमम कब होगा। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? द कंडीशंस ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, और बेटा देखो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए ना मेथड्स हैं और भी, लेकिन आपको आपकी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड्स पे ही लिमिटेड रखनी है, उसके ऊपर अपने को नहीं जाना है। बात समझ आ गई? तो अपने को सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्कशन बेटा ग्राफिकल मेथड के अराउंड ही सीमित रखनी है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे। अब ना प्रोसेस समझा रहा हूं तुमको, 2 स्लाइड के अंदर सारी चीजें छोड़ दो, पेन ऐसे ड्रॉप कर दो एकदम ही, कॉपी को साइड फेंक दो, साइड मतलब कैसे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कुछ भी नहीं लिखना तुमने, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से समझना है। प्रोसेस क्या है भाई? इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। जो आप ग्राफिकल मेथड पढ़ते हो उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड बोला जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है बेटा वो, कि व्हाट इज द मेथड दैट वी यूज फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स? कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, पहला क्या है बेटा आपका स्टेप? जो भी आपको इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इन सब को ना प्लॉट करो। ठीक है, इन सब को प्लॉट करो और कॉमन रीजन देखो। इन सबको प्लॉट करके कॉमन रीजन देखो बेटा। वो जो कॉमन रीजन होगा ना, जहां पर ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज आपको इशारा कर रही होंगी, आप उसको फिजिबल रीजन बोलोगे। क्या बोलोगे? फिजिबल रीजन बोलोगे। इसको कैपिटल आर से भी डिनोट किया जाता है आपका। अब ये फिजिबल रीजन एक ऐसा रीजन है बेटा जिसके अंदर या फिर इसकी बाउंड्री पे जो भी पॉइंट्स होंगे ना, वो वायलेट नहीं करेंगे हमारी कंडीशंस को। मतलब वो हमारे वैलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमा वाला कौन सा होगा, मिनिमा वाला कौन सा होगा, ये फिगर आउट करना है। फिजिबल रीजन जब हमको मिल जाता है तो फिजिबल रीजन के अंदर और उसकी बाउंड्री पे हमको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं जो कि हमारी इनइक्वालिटीज को बुरा फील नहीं करवाएंगी, इन पे वैलिड बैठेंगी, सेट बैठेंगी। लेकिन इस पूरे के पूरे फिजिबल रीजन में वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाले एक्स वाई की वैल्यूज कौन सी हैं, ये कैसे पता लगेगा? इसी के लिए बेटा आप लोगों को थ्योरम पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब देखना, इट हैज फिजिबल ऑप्शन चॉइसेस। सबकी सब फिजिबल चॉइसेस हैं। फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल चॉइसेस, जो कि वायलेट ना करे आपकी इनइक्वालिटीज को। अब बेटा इस फिजिबल रीजन में कौन से पॉइंट्स पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सिंपली, लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, एक डेफिनेशन यहां पे और डाल लो। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब और कुछ नहीं होता, मिनिमा और मैक्सिमा। ठीक है, जो ये आपके पीक वाले होते हैं ना, या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा, उन्हीं को ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्ड दिखे तो समझ जाना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है दोस्त, चलो अब बेटा इस फिजिबल रीजन में आपको वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि वो मैक्सिमम वाले और वो मिनिमम वैल्यूज पे आपको जॉन से एक्स वाई भेजेंगे, वो एक्स वाई की वैल्यूज कैसे पता चलेंगी? तो इसके लिए बेटा थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले तो थ्योरम कहती है, अगर आपका जो फंक्शन है
उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है एज पर कंस्ट्रेंट्स, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर है तो वो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगी, आपके फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। सबसे पहले समझना मेरी बात को, आप लोगों को अगर रीजन मिल गया तो जरूरी नहीं है कि बेटा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब ऐसा भी सवाल बना के दिया जा सकता है जहां पर वो आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देके बोल रहा है कि भाई इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करो, और आप कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कुछ ना कुछ कॉमन रीजन मिले ही ना, आपकी इनइक्वालिटीज, आपके कंस्ट्रेंट्स ऐसे हो बेटा कि आपको फिजिबल रीजन कॉमन मिले ही ना, तो वहां पर भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालते। ठीक है, और अगर कॉमन रीजन मिल जाए तो भी मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है और तो भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। लेकिन आपकी थ्योरम क्या कहती है, आपकी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर करती है, तो वो कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी आपके फिजिबल रीजन के। अब बेटा देखो, ये चीज समझ आ गई कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। अब कब होगी कब नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? अब यहां से हमारे दो केसेस बनते हैं। ये जो फिजिबल रीजन है बेटा, ये बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। अगर बाउंडेड है तो केस बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो फिजिबल रीजन होगा उसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिखेंगे, आपको उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपका अनबाउंडेड रीजन है, अगर आपका अनबाउंडेड रीजन है तो बेटा अब मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो सकती है। तो अब कैसे चेक करते हैं अनबाउंडेड वाले केस में? एक तो बेटा जहां पर तुम्हारा फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बन ही नहीं पा रहा है, कि कुछ कॉमन चीज आ ही नहीं पा रही है इनइक्वालिटी से, वहां तो डायरेक्टली बोल दोगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, यहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती। दूसरा केस क्या होता है कि भाई तुमको फिजिबल रीजन मिल रहा है, अब तुमने देखा कि फिजिबल रीजन अगर तुम्हारा बाउंडेड है, अगर तुम्हारा फिजिबल रीजन बाउंडेड है बेटा, तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहीं पर ही z मैक्सिमाइज भी हो जाएगा और मिनिमाइज भी हो जाएगा उन्हीं पॉइंट्स में से। और अगर अनबाउंडेड है तो अब z मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है, मैक्सिमाइज नहीं भी हो सकता है, मिनिमाइज नहीं भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? यही चीज जो भी तुमको यहाँ पे सार दिख रहा है ना, ये यहाँ पे प्रॉपर फ्लो चार्ट में है बेटा। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बेटा ग्राफ्स को प्लॉट करो, फिजिबल रीजन फाइंड करो और कॉर्नर पॉइंट्स को मेंशन कर लो। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, अभी दिमाग से सारी चीजें निकाल दो कि बाउंडेड है अनबाउंडेड है। आपको z यानी कि ax प्लस बी वाई की वैल्यूज लिख लेनी है, कहां पे? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स पे अपने लीनियर फंक्शन की वैल्यू लिख लो, ऐसे एक डब्बा बना लो बेटा। ठीक है, और यहां पे z की वैल्यूज लिख लो फॉर ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कार्यक्रम हो गया। अब आपने ये जो सारी की सारी z की वैल्यूज लिखी है एट कॉर्नर पॉइंट, मान लो 4 कॉर्नर पॉइंट थे, 4 कॉर्नर पॉइंट पे आपने z की वैल्यूज निकाल ली, एक्स वाई को, ए बी आपको पता होगा, एक्स वाई की वैल्यूज आपको कॉर्नर पॉइंट्स वाली डालनी है। आपको 4 वैल्यूज मिल गई, इसमें से बेटा क्या करो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को स्पॉट करो और सबसे छोटी वाली वैल्यू को स्पॉट करो। मान लेते हैं बड़ी वाली वैल्यू आपकी कैपिटल एम है और छोटी, सबसे छोटी जो वैल्यू है इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे वो है स्मॉल एम। अब अगर आपका ये रीजन बेटा बाउंडेड है तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी z की और ये आपकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी z की, सिंपल। और अगर रीजन बेटा अनबाउंडेड है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपने ये कार्यक्रम तो करना ही करना है। आपने जो भी कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज यहां पे लिखी हैं z की, उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी को कैपिटल M और स्मॉल m समझना है। अब अनबाउंडेड वाले रीजन में क्या करना है बेटा, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, इस इनइक्वालिटी को इमेजिन करना है और इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन के साथ देखना है कि कोई कॉमन इंटरसेक्शन है या नहीं है। मतलब इनके बीच में, इस इनइक्वालिटी और इस फिजिबल रीजन के बीच में क्या कुछ कॉमन पार्ट है या नहीं है। अगर बेटा कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो आपका m ही मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, कैपिटल M। अदरवाइज यहां पर अगर कॉमन मिल गया तो अब आपका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली ये जो छोटे वाला m है, छोटी वैल्यू है,
आप लोग एक इनइक्वालिटी इमेजिन करोगे ax प्लस बी वाई लेस देन m, और इसका कॉमन इंटरसेक्शन देखोगे फिजिबल रीजन के साथ। अगर नहीं मिलता कॉमन इंटरसेक्शन तो बेटा यही स्मॉल m आपकी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। बात समझ आई? बोलो। कहानी समझ आई अभी तक की सारी की सारी? डन। अब बेटा देखो, ये सारी की सारी चीजें ना तुमको सवालों से और प्यारे से चमक जाएंगी। तुमने अभी रूल्स पढ़े हैं, अब इन रूल्स को अप्लाई करोगे तो तुमको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा इसमें। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रॉब्लम ली थी ना, हम लोग इसी को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? अभी तुमको फिजिबल रीजन सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक काम करो, इसको 2500 ले लो, ठीक है? इसको 2500 ले लो, फिर हम लोग आंसर मिला पाएंगे, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है। 500, 50,000, हाँ बाकी सारी चीजें ठीक है, एक्यूरेट है। चलो अब हमको इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, मतलब हमको मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है बेटा? हमको z को मैक्सिमाइज करना है। z कैसा दिख रहा था हमारा? 250 रुपए प्रॉफिट था बेटा हमारे टेबल में, 250x, और 75 रुपए प्रॉफिट था हमारे चेयर्स में, ठीक है? और ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किन कंस्ट्रेंट्स पे किया जा रहा था वो यहां पे लिख लो। एक्स वाई दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाले थे। एक्स प्लस वाई 60 से बड़ा नहीं हो सकता था, ठीक है? एक टेबल का प्राइस क्या था बेटा? 2,500 रुपए, है ना? और चेयर का प्राइस क्या था? 500 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो बेटा 2,500 रुपए अगर आप एक्स टेबल खरीदते हो तो इतना लग जाएगा, और 500 रुपए वाई चेयर्स खरीदते हो तो इतना लग जाएगा, और ये 5,000 से कम होना चाहिए, 50,000 से, आई एम सॉरी। तो बेटा देखो यहां पर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ऑलमोस्ट आप हर चीज को बेटा सिंप्लीफाई करके ही लिखोगे, ठीक है? आपको कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी है? और फिर यहां पर भी बेटा ये हो जाएगा 1, 5, और यहां पर हो जाएगा 100, ठीक है? तो ये बन जाएगा 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो आपका जो ये प्राइस वाला बेटा इनइक्वालिटी था वो ऐसा दिख रहा है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको भूल जाओ अभी, अब इन इनइक्वालिटीज को प्लॉट करो, ठीक है? चलो, और इसके लिए बेटा प्रॉपरली आपको साफ सुथरे तरीके से प्लॉट करना है एग्जाम में, ठीक है? ऐसा नहीं कि गंदे तरीके से प्लॉट कर आ गए हो, ठीक है? प्रॉपरली इसको अब आप करोगे बेटा क्या? चलो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, समझ गया? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 के लिए बेटा इनइक्वालिटी प्लॉट कैसे होती है? इक्वल टू का साइन लेके x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 को प्लॉट करो। तो x को 0 डालोगे तो y 60 मिलेगा, y को 0 डालोगे तो x 60 मिलेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 बेटा कुछ ऐसा रहेगा। मान लो आपका 60 ये रहा, x पे 60,0, और आपका y पे 60 ये रहा, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? 0,60, ठीक है? इन्हीं दोनों को बेटा ज्वाइन करते हुए लाइन बना दूंगा मैं ऐसे, ये हो जाएगा मेरा किसका लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 कहां होगा? इसको बाद में सोचूंगा, ठीक है? कि कौन सा, ये ऊपर वाला रीजन लेगा या फिर नीचे वाला, बाद में सोचूंगा। अभी पहले मैं इसको प्लॉट करता हूं। 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, बेटा x को 0 डालोगे तो y 100 मिल रहा है, y को 0 डालोगे तो x 20 मिल रहा है। इस तरीके से तुमको वो दो पॉइंट्स पता चल जाते हैं लाइन पे, और तुम लोग लाइन को प्लॉट कर सकते हो। x 0 डालोगे तो y मिलेगा 100, तो थोड़ा सा बेटा इसको नीचे कर दे, है ना? 100 के लिए तो हमको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे। चलो, हाँ ठीक है। तो हम लोग 100 चाहिए अपने को किस में? y में। तो चलो y का 100 मान लेते हैं, यहां पर है, तो ये हो जाएगा बेटा 0,100। और x क्या मांग रहा है बेटा? 20 मांग रहा है, तो 20, अब 60 यहां पे था तो 3 हिस्से बांट के पहला वाला हिस्सा ले लो। थोड़ा आइडिया से कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपरली बेटा लिखना पड़ेगा ग्राफ में कि मैंने ये लिया है, ये लिया है, ठीक है? 20,0।
अब आप लोग इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, डन। अब आप लोग रीजन को स्पॉट करिए, ये x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी बता रहा है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 कहां होगा? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 मेरी ये वाली लाइन है। सबसे पहले तो बेटा इसको लिख दो, ये क्या है? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब मेरी बात को समझो कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 कहां होगा बेटा? आप लोग यहां पे ओरिजिन डालिए, ये वाला रीजन होगा या नहीं होगा ओरिजिन आपको बता देगा। ओरिजिन डालिए तो 0 प्लस 0, 0 क्या 60 से कम होता है, तो मतलब ये वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है, ओरिजिन वाली साइड सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 का मतलब क्या होगा? ये वाला रीजन बेटा। कौन सा वाला रीजन? इस लाइन के इस साइड वाला रीजन। ठीक है, और पहली दो इनइक्वालिटीज क्या बोल रही हैं कि भाई ये वाला रीजन लेना है और ये वाला रीजन लेना है। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं यहां पर, तो अभी तक आपको समझ आ रहा होगा कि ऊपर की तीन इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग ये वाला रीजन लेना चाहिए अपने को, है ना? नीचे नहीं जा सकते हो क्योंकि ये चीज नहीं जाने देगी। अब 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, अगेन सेम गेम करो, ओरिजिन रखो 0,0 रखो, तो अगेन आपको दिखेगा कि ओरिजिन वाला ही हाफ प्लेन आपको लेना है। तो मतलब ये भी क्या इंडिकेशन दे रहा है कि इसके नीचे वाली चीज लो। अब एक बात बताओ, अगर इमेजिन करना मेरे साथ, ये वाली लाइन बोल रही है यहां पे पॉइंट्स लो, ये वाली लाइन बोल रही है यहां पे पॉइंट्स लो, और ये बोल रहा है ऊपर रहो, ये बोल रहा है राइट में रहो, तो क्या मेरा फिजिबल रीजन ये हो जाएगा? बताओ, जो कि इन चारों की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यही तो हो जाएगा ना बेटा मेरा फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स को स्पॉट करो। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब होता है बेटा जो कि आपकी बाउंड्री पे लाई करे। कौन कौन से पॉइंट्स आपकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं बेटा? एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स तक पूछ ले रहा है आजकल। ठीक है, समझ आया? डांस अच्छा था, समझ आ गया? रीजन बेटा जो इन सारी इक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे, किसी भी इनइक्वालिटी को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके हिसाब से फिजिबल रीजन बनाया जाता है। ये चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स को आप यहां पे लिखोगे, दैट दीज आर माय कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से बेटा? ये वाला पॉइंट तुमको पता है, तो यहां पर अब मैं कॉर्नर पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है भाई मेरे पास? 0,60, ठीक है, 0,60, उसके बाद 0,0, उसके बाद ये वाला कौन सा पॉइंट है अपने पास? 20,0। और ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा बेटा? ये वाला पॉइंट इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो 5x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। तो अब बेटा तुम यहां पर अगर माइनस कर देते हो, इसको इसमें से माइनस कर देते हो, तो 4x मिलेगा किसके बराबर? x प्लस वाई यहां पे 60 था ना, हाँ, 4x मिलेगा आपको 50 के बराबर, है ना? तो x मिल जाएगा आपको 50/4 यानी कि 25/2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 25/2, 25/2 कॉमा 25/2 डालोगे तो यहां पर क्या मिलेगा तुम लोगों को? 12.5, 12.5 मतलब 47.5, 47.5 का मतलब क्या हो गया? 95/2। ठीक है दोस्त, बोलो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। सर वहां 100 है, 10 नहीं। ओ यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। यहां पर बेटा 100 है। चलो अब करो, तो तुम्हारा 4x आ जाएगा 40 के बराबर, तो x आ गया तुम्हारा 10 के बराबर, तो ये तो एकदम बीच वाला पॉइंट हो गया 10 कॉमा, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा क्या? 50। तो तुम्हारा चौथा कॉर्नर पॉइंट क्या बन गया? 10,50। अब तुमको क्या बोला था? हर एक कॉर्नर पॉइंट पे तुम लोग z की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे z किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे z किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे z क्या होगा? इस पॉइंट पे z क्या होगा? फटाफट से निकालो। z क्या है आपका? ये रहा।
अगर आप 0,60 रखोगे बेटा तो ये 0, 75 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 75 इंटू 6 करोगे तो 150, 450 और फिर एक 0 चिपका दो, 450 और एक फिर 0 चिपका दो। ठीक है, क्लियर कहानी। अब 0,0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, और फिर 20,0 रखोगे बेटा तो ये 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 500, 5000। और 10,50 रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2500, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 50, 75 इंटू 5 मतलब 150, 300, 300, 375, तो ये हो जाएगा बेटा 2500 जमा 150 और 3 और 150, 300, 300 और फिर एक और 375 और फिर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 3.5 में 2.5 जोड़ोगे अगर तो 6, और 6 में अगर 250 जोड़ोगे तो 6250। इस पे आएगा बेटा 6250। अब आपका ओरिजिनल सवाल क्या था कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो आप लोग यहां पर मिनिमाइज नहीं करना, तो मैं मिनिमम वैल्यू नहीं स्पॉट करूंगा। आप लोग बताओ यहां पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये वाली, इसको आप कैपिटल M बोल दोगे। अब आप लोग देख के बताओ क्या ये फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब घेरा हुआ है हर तरीके से, बोलो हाँ या ना, हर तरीके से घेरा हुआ है, बिकॉज दिस इज बाउंडेड, हेंस 6250 is the maximum value, is the maximum profit as per this linear programming problem, maximum profit। बोलो सवाल समझ आया? अब तुमको समझ आया कितनी आसान चीज है, समझ आया तुमको? बोलो। अब ये मत सोचना सर बाउंडेड वाले तो बहुत आसान है, अभी अनबाउंडेड वाला भी तुमको इतना ही आसान लगेगा बेटा। क्लियर है? चलो अब एक आधा सवाल हम लोग और करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे सामने ये सवाल है, तुम्हारे सामने फंक्शन है, तुमको इसको मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहला कार्यक्रम हम लोग ग्राफ बनाएंगे जी। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। अब अपने को क्या करना है भाई, ये वाली चीज तो अपने को है ही, तो ये वाली चीज अपने इमेजिन कर ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10 ले लेते हैं कहीं यहां पर। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 इसके अकॉर्डिंग कहीं यहां हो जाएगी। चलो भाई बना दो, ये हो गया तुम्हारा क्या 10,0, ये हो गया बच्चों तुम्हारा क्या 0,5। कहानी क्लियर? अभी कहां जाएगा रीजन कौन सा लेना बाद में प्लॉट करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। उसके बाद 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8 और y की वैल्यू हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, 6 कहीं यहां लाई करेगा मान लो, 8 कहीं यहां लाई करेगा, तो फटाफट से इसको मिला दो ऐसे। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन हो गई भाई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। पॉइंट्स मेंशन कर दो, ये पॉइंट हो जाएगा अपना 8,0 और ये पॉइंट हो जाएगा अपना क्या 0,6। ठीक है, कुछ रह गया? नहीं रह गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हमको फिजिबल रीजन कैसे दे रहे हैं, कुछ कॉमन रीजन है भी या नहीं है। मैंने बोला है कि फिजिबल रीजन नहीं होगा तो वो तो वहां तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, निकल ही नहीं सकती वैल्यूज। ठीक है, तो अब बेटा हमको चाहिए x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 2y ये रहा बेटा। ठीक है, ये वाली लाइन है जो यहां पे नीचे है और यहां पर ऊपर है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि एक हमारा ओरिजिन वाला है और एक हमारा ओरिजिन के अलग वाला है, तो अगर आप यहां पे 0,0 डालोगे तो 0 ग्रेटर देन 10, जो कि गलत आप लोगों को बता रहा है। 0 ग्रेटर देन 10 मतलब कि ओरिजिन वाला साइड आपको नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला साइड लेना है। तो मतलब आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि यार इसके ऊपर जाना है अपने को, ये वाली लाइन बोल रही है कि भाई ऊपर रहो। ठीक है, और फिर ये दूसरी वाली लाइन क्या बोल रही है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अगेन ओरिजिन डालोगे तो बेटा यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो सेकंड वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये हमको ओरिजिन की साइड पे रहने को बोल रही है, मतलब ये बोल रही है कि भाई इस साइड पे रहो ऐसे, और ये आगे भेज रही है, ये ऊपर भेज रही है। तो अगर अब मैं इमेजिन करूं
इन सारी की सारी इनइक्वालिटीज को, तो बेटा मेरा रीजन कौन सा आएगा? मेरा क्या ये वाला छोटू सा रीजन आएगा जो कि सारी की सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा होगा? देखो, इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके राइट में, इसके ऊपर। देख के बताओ। तो ये वाला रीजन आपका क्या है? फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन के बाद क्या करते हैं भाई? कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। तो फटाफट से मेरे को कॉर्नर पॉइंट्स बताओ कि कौन कौन से हैं। कितने कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास? 1 2 3, काउंट कर लो, 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। ये हो गया बेटा तुम्हारा 0,5, 0,6। और ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों का सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली निकाल के। 3x + 4y = 25, x + 2y = 10। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये 2x + 4y = 20 हो जाएगा। फिर अगर मैं माइनस करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, तो 3x - 2x यानी कि x विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पर बेटा x तुम्हारा आएगा 5। सही कर रहा हूं क्या? एक सेकेंड रुको। 2x + 4y = 20। ठीक है, और माइनस करूंगा तो यस, x की वैल्यू आएगी 5। x की वैल्यू 5 आएगी तो y की वैल्यू क्या आएगी? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या यार? दोबारा देखो, गड़बड़ यही हो रही है ना। देख रहे हो? ये सारी चीजों को बेटा थोड़ा सा ढंग से करना, सिली एरर नहीं होना चाहिए। तो बेटा अब देखो, 20 4, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? x = 4 आएगा। x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3। तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,3। मतलब मेरा तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या बन गया बेटा? 4,3। अब इस पे मैं z की वैल्यू निकालूंगा बेटा, इस पे z की वैल्यू और इस पे z की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो 0,5 डालूंगा जब मैं इसमें, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? 2500 मिल रहा है क्या? बोलो हाँ है ना। 0,6 डालूंगा तो 3000 मिलेगा, और 4,3 डालूंगा तो 800 और 1500, 2300 मिलेगा। इन तीनों में से बेटा मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है? ये वाली, तो इसको स्मॉल m बोल दिया। अब रीजन को देखा, बिकॉज दिस इज बाउंडेड, हेंस m is equal to 2300 is the minimum value of this objective function, is the minimum value। सवाल समाप्त। मिनिमम वैल्यू बोलो। कहानी क्लियर? डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक ऐसा सवाल है जहां पे तुमको सेम ही सवाल में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। आ जाओ फटाफट से। ठीक है, हाँ बेटा ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स हैं। इसका जो प्रूफ है वो बियॉन्ड द स्कोप है, लेकिन आपको जो ये थ्योरम्स पढ़ाई गई है ना, यहाँ पर जो ये रूल्स बताए गए हैं बेटा, ये हवा में नहीं आए हैं, ये थ्योरम्स हैं। एनसीईआरटी जब खोलोगे ना तो ये थ्योरम फॉर्म में दिखेंगी, मतलब दे हैव प्रूफ्स। ठीक है, एजम्पशन नहीं है बेटा ये। चलो इसको बनाओ भाई जल्दी से। तो एक काम करते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि अब आपको और मेरे को अलग से सॉल्व करना है, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, फिर हम लोग आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी पैरेलली सॉल्व करते रहिए। चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग ग्राफ बनाएंगे। डन। लाइंस क्या कह रही हैं भाई अपनी? x > 0, y > 0। x = y बना दो सबसे पहले तो x = y, ये रही x = y। फिर है बेटा x + 3y = 60, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 20। x की वैल्यू 60 ले लेते हैं कहीं यहां पर, और y की वैल्यू 20 ले लेते हैं कहीं यहां पर। ठीक है, और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया हमारा x + 3y = 60। फिर x + y = 10, मतलब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10। तो इसको बीच में और इसको यहां पर ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया बेटा x + y = 10। अब इसके राइट में, इसके ऊपर ऐसे सोच लेंगे अपन लोग, ऐसे सोच लेंगे अपन लोग। अब बेटा आपको इनइक्वालिटीज को देख के देखना है कि फिजिबल रीजन क्या है, उसके हिसाब से कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। देखना है कि भाई बाउंडेड वाला केस है, अनबाउंडेड वाला केस है, और फिर मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो देखो
ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन इसको समझ पा रहे हो क्या? x लेस देन इक्वल टू y का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट? बताओ। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से देख लो यार, कहां पर x आपको y से छोटा दिखेगा, इस वाले रीजन में या फिर इस वाले रीजन में? तो एक बात बताओ, ये वाले रीजन में पॉजिटिव y आ रहा है, पॉजिटिव y मतलब कुछ भी 0,3 टाइप का, 0,3 टाइप का मतलब है ना कि x आपका छोटा है, तो मतलब ये वाला रीजन पकड़ा जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला रीजन पकड़ा जाएगा, इसके ऊपर वाला, ऐसे। ठीक है। उसके बाद x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ये रहा बेटा। अब आप यहां पे ओरिजिन डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब अपने को इसके ये वाला पार्ट चाहिए, नीचे वाला। ठीक है। और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये रहा बेटा। और आपको अब जब आप ओरिजिन डालोगे तो इट वोंट सेटिस्फाई, मतलब इसके अपने को ऊपर वाला पार्ट चाहिए। कहां गया? ये रहा, ऐसे। अब एक बात बताओ, ये सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आपका फिजिबल रीजन क्या आ रहा है? सारी की सारी इनइक्वालिटीज को जो सेटिस्फाई कर दे, ये नहीं। ध्यान रखना, राइट में रहना है और ऊपर रहना है, तो जल्दबाजी नहीं, आराम से। ये जो छोटू सा रीजन है ना बेटा, ये है यहां पे फिजिबल रीजन, क्योंकि ये राइट में भी है, ऊपर भी है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके नीचे है। हेंस दिस इज द कॉमन रीजन जो कि सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं बाबू? 1 2 3 4, ये सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो। ये क्या है बेटा अपना? ये था अपना x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 पे लाई कर रहा है, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा 0,20। ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? 0,10। ये वाला पॉइंट कौन सा है? निकाल लेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा है? निकाल लेंगे। ये वाला पॉइंट देखो, दोनों के दोनों पॉइंट्स ये x इज इक्वल टू y पे लाई कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मतलब ये हो जाएगा बेटा 5,5। ठीक है। और यहां पर भी x और y को इक्वल डालना है, तो ये हो जाएगा 4x 60 के बराबर, तो x हो गया 15। ठीक है, तो ये हो गया 15,15। सारे के सारे आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालनी है। 0,20 पे क्या आएगी? 0,10 पे क्या आएगी? 5,5 पे क्या आएगी दोस्तों? 15,15 पे क्या आएगी? चलो, 0,20 मेरा ये रहा बेटा फंक्शन। 0,20 डालोगे तो तुम 20 इंटू 9 यानी कि 180, और फिर 0,10 यानी कि 90, 5,5 यानी कि 45 और 15 60, है ना? सही है ना? 45 और 15 60, और फिर 15,15 पे ये हो जाएगा बेटा 45, और ये हो जाएगा तुम्हारा 135। 45 और 135 हो गया 180। अब यहां पे ये वाला सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं? ये वाला सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूं, सबसे पहले तो तुमको ये बाउंडेड रीजन कैसा, तुमको फिजिबल रीजन बाउंडेड दिख रहा है, तो तुमको यहां पर जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी, तुम्हारी जो सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है वो तुम्हारी मिनिमम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर अपनी नोटबुक में एक और कॉन्सेप्ट डालो, अगर तुमको एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे मैक्सिमम वैल्यू चाहे मिनिमम वैल्यू, यहां पे 2 पॉइंट्स पे तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना, ऐसे ही तुमको एक से ज्यादा पॉइंट पे कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर मिनिमम वैल्यू आती हुई दिखाई दे, सबसे छोटी वैल्यू जो हो, तो बेटा ऐसे केस में क्या होता है, व्हेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन occurs at more than one corner point, तो बेटा आप लोगों को पता है इस वाले केस में ये जो 0,20 है, 0,20 कहां है? ये रहा, और 15,15 कहां है? ये रहा। ये वाली जो लाइन है ना, यहां पर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे ना इस वाली लाइन पे, सारे के सारे पॉइंट्स आपको 180 वैल्यू ही देंगे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है।
तो अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले, अकर करे एट मोर देन वन कॉर्नर पॉइंट, तो आपकी ये वाली वैल्यू m will be there at every point। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्ट थ्योरम क्या कहती है, मैं तुमको बता देता हूं, और ये तुम चेक भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज 2 पॉइंट्स पे आती हुई दिखाई दे रही हो कॉर्नर पॉइंट्स पे, तो तुम्हारा वो जो कॉर्नर पॉइंट से मिलती हुई लाइन सेगमेंट होगी ना, उस पे हर एक पॉइंट आपको यही वैल्यू देगा। ये है एग्जैक्ट थ्योरम, इसके अलावा तो कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकता है। बात समझ आ गई? चलो, z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। तो भाई यहां पर अगर हम इनको बनाएं, ठीक है, तो हमारा रीजन कैसा दिखेगा देखते हैं एक बारी। 2x minus y is greater than equal to minus 2x minus 5 greater than equal to minus 5, 3x plus y is greater than equal to 3। तो चलो एक एक करके प्लॉट करना चालू करते हैं। x की वैल्यू है -5/2 और y की वैल्यू है 5, तो यहां पर ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं -5, और इसको कर देते हैं प्यार से ऐसे प्लॉट। ठीक है, ये हो गया बेटा क्या, 2x minus y is equal to -5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 यानी कि कहीं यहां ले लेते हैं, और y की वैल्यू 3 यहां ले लेते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। चलो भाई कर दो इसको प्लॉट, जय माता दी। ठीक है, ये हो गया अपना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि x की वैल्यू बेटा 6 और y की वैल्यू -4, है ना। x की वैल्यू 6 यानी कि x की वैल्यू 6 कहीं यहां आएगी। ये अपन ने 2.5 लिया था ना बेटा, हाँ 2.5 लिया था, तो 6 कहीं यहां लिख लो, और y की वैल्यू है -4, तो कहीं यहां ले लो। ठीक है, और ऐसे इसको ड्रॉ कर दो बढ़िया से। देख रहे हो फ्री हैंड भी कितना बढ़िया ड्रॉ कर रहा हूं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको पता है ये क्या कहते हैं। अब बेटा इसके बारे में सोचो, ये लाइन कहां है अपनी, ये रही। ठीक है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। ये वाला रीजन लेना या फिर ये वाला रीजन लेना, ये वाले रीजन में ओरिजिन आ रहा है, तो 0,0 0 क्या आपका -5 से बड़ा होता है, बोलो 0 क्या आपका -5 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला रीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो 0 0 डालेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा बेटा, जो कि गलत है। तो यहां पर अपनी लाइन कहां गई, ये रही। हाँ, तो ये वाली लाइन कह रही है कि भाई यहां पे रहो, ओरिजिन वाली साइड मत लो। फिर तीसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है भाई, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। तो यानी कि अगर मैं यहां पे ओरिजिन रखूं तो यहां पर बात बनती हुई ऐसी दिखाई देगी। चलो अब बेटा सारी की सारी कहानी समझ आ गई। चलो अब हम लोग फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहली वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि भाई इस साइड पे रहो। ठीक है, दूसरी वाली इनइक्वालिटी कह रही है 0 और 0 डाला था ना, तो ये कहां गई हमारी दूसरी वाली, ये कह रही है इस साइड पे रहो। देखो ध्यान से देखना, ये कह रही है इस साइड पे रहो, ये कह रही है कि इस साइड पे रहो। तो मेरे को इतना समझ आ गया कि इसके यहां रहना है और इसके ऊपर रहना है, मैंने विजुअलाइज कर लिया। अब तीसरी जो इनइक्वालिटी है वो मेरे को कह रही है कि भाई ओरिजिन वाली साइड पे रहो। तो क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि हम लोग यहां पर रहना चाह रहे हैं, बोलो आया ना। तो ये वाला रीजन, ये वाला पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया, और कौन सा हो गया भाई, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट्स को लिख लो। ये हो जाएगा अपना कौन सा पॉइंट था भाई, ये y की वैल्यू आ रही थी यहां पे 5 ना, तो 0,5।
ये वाला पॉइंट कितना हो गया, यहां पर अपना x किसके बराबर था, 6 के बराबर था, तो 6,0। ओके जी, ये वाला पॉइंट किसके बराबर हो गया, ये पॉइंट है मेरा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पे, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 1। और ये वाला पॉइंट कहां है, इसी लाइन पे जहां पर आपको x 0 दिख रहा है, मतलब y इज इक्वल टू 3, 0,3। ये चारों के चारों पॉइंट्स है बेटा। अब तुम क्या करोगे, इन चारों के चारों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकालोगे। तो चलो एक काम करते हैं, z की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। 0,5 पे क्या आएगी, 0,3 पे क्या आएगी, 1,0 पे क्या आएगी, और 6,0 पर क्या आएगी। 0,5 डालोगे बेटा 100 मिलेगा, 0,3 डालोगे 60 मिलेगा, 1,0 डालोगे -50 मिलेगा, 6,0 डालोगे -300 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को कैपिटल M और सबसे छोटी वाली वैल्यू को स्मॉल m लिख दिया। अब हमको मैक्सिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना होता है बेटा, ये जो है इसके थ्रू एक इनइक्वालिटी बनाओ। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। -50x प्लस 20y ग्रेटर देन 100, इसके बारे में सोचो। -5x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, है ना। तो बेटा यहां पे y0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और x0 डालोगे तो y की वैल्यू आएगी 5। -2 और 5, -2 कहां है भाई अपना, -2 कहीं यहां रहेगा। ठीक है, ये अपना ढाई, ये अपना है ढाई वाला पॉइंट ना, -5/2 है, तो इसके अंदर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और y इज इक्वल टू 5 बेटा यहीं से ही जाएगा, इस वाले पॉइंट से। तो ऐसे जाएगी वाली लाइन, देखो ऐसे। और अब तुम लोग चेक करोगे कि ग्रेटर देन 10 का मतलब क्या है, 0,0 डालोगे तो नहीं, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज, इस लाइन को ध्यान से देखो, इस वाली लाइन को, ये कह रहा है ये वाला रीजन इसमें, और तुम्हारा जो अनबाउंडेड रीजन है यानी कि फिजिबल रीजन है, उसमें कुछ कॉमन है क्या, जल्दी से बताओ। इस इनइक्वालिटी में और तुम्हारे फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन दिख रहा है। 0,5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0,5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यू हैव अ कॉमन पॉइंट। दैट मीन्स यहां पर आपका जो ये 100 है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, आप नहीं बोल सकते इसको। सिमिलरली अब आप क्या करोगे बेटा, -50x प्लस 20y लेस देन -100, -300, इसको प्लॉट करोगे, इसका कॉमन देखोगे कि आपके फिजिबल रीजन के साथ आ रहा होगा कुछ, तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। अगर नहीं आ रहा होगा तो -300 मिनिमम हो जाएगी। बोलो बात समझ आ गई सभी को। एक आधा अलग सवाल देख लें, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का। चलो एक आधा सवाल और कर लेते हैं। बेटा ऐसा केस भी हो सकता है जब आपके जो इनइक्वालिटीज है ना, वो कुछ फिजिबल रीजन दे ही ना पाए, मतलब वो एक कॉमन जगह इंडिकेशन नहीं दे रही है। उस केस में आप मैक्सिमम मिनिमा नहीं कर सकते, सवाल वहीं रुक जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा एक आधी वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर इस कक्षा को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। चलो एग्जाम्पलर से ले लेता हूँ ना, एग्जाम्पलर में ठीक ठाक प्रॉब्लम है इसकी। तो वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक प्यारी सी दुलारी सी। चलो भाई, मुद्दा ये है, सवाल बेटा आपका ये है, ध्यान से सुनना। A manufacturing company makes two types of television sets. One is black and white and the other is color. ठीक है, तो टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी है, टीवी बनाने वाली कंपनी है, टेलीविजन बनाने वाली कंपनी है, जो कि दो टाइप्स के टीवीज प्रोड्यूस करती है बेटा। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ठीक है, और एक है कलर टीवी। डन। द कंपनी हैज रिसोर्सेज टू मेक एट मोस्ट 300 सेट्स अ वीक। कंपनी जो है बेटा वो 300 सेट बना सकती है, 300 टीवीज बना सकती है विद इन अ वीक। 300 टीवीज पर वीक, दिस इज उनकी लिमिट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बना सकती एट मोस्ट। ठीक है, इट टेक्स रुपीज 1800, इसको बनाने के लिए बेटा 1800 रुपए लगते हैं, और इसको बनाने के लिए 2700 रुपए लगते हैं उनके। डन। द कंपनी कैन नॉट स्पेंड मोर देन
6,48,000 रुपए अ वीक टू मेक टेलीविजन सेट्स, और उनका जो बजट है हफ्ते का वो क्या है बेटा, 6,48,000। ठीक है, दिस इज द बजट फॉर वीक, 1 वीक टू मेक टेलीविजन सेट्स। इफ इट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, इस पे बेटा उसको प्रॉफिट मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट पे उसको प्रॉफिट मिलता है 510 रुपए का एक पीस पे, और इस पे उसको मिलता है बेटा 675 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 675 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है इस पे। तो आपको बताना है हाउ मेनी सेट्स ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट द कंपनी हैज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको इस पूरी की पूरी चीज को, स्टेटमेंट को, पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम को आपको आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको यहां से z फिगर आउट करना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। चलो जल्दी से करो, डू दिस। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, फिर नहीं करोगे, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए करना होता है ना। यहां पर ये नहीं है कि 100 पे काम नहीं बना तो 60 के पास जाओगे, नहीं। जो यहां पर आपने m और स्मॉल m लिया है सिर्फ उसी के लिए चेकिंग करी जाती है। ठीक है, देखो सबसे मेन चीज है कि अगर आप सोच पा रहे हो कि सवाल को बनाना कैसे है, कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कि भाई जो आपको प्रॉफिट करना है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मान लेते हैं कि भाई ये हमने x प्रोड्यूस करे, ये हमने y प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो 510 रुपए एक के ऊपर मिल रहा है, तो 510x प्लस 675y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा। और इसको हमने किन कंस्ट्रेंट्स पे तोलना है। सबसे पहले तो बेटा ये चीज ऑब्वियस है कि आपका x और y नॉन नेगेटिव आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मींस दे विल बी नॉन नेगेटिव नंबर्स। उसके बाद आपको पता है कि 300 टीवी सेट से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 300। बजट क्या है बेटा, 6,48,000 का बजट है, यानी कि 1,800 रुपए अगर वो एक पे लगा रहा है तो 1,800x प्लस 2,700y वुड बी लेस देन इक्वल टू 6,48,000। बस आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी z की, आंसर क्या है इसका मैं आपको बता देता हूं। आंसर है बेटा 1,72,800 रुपए। ये प्रॉफिट बनेगा, और इस प्रॉफिट को बनाने के लिए 180 120 वाला पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू 180 आएगी और y की वैल्यू 120 आएगी। मतलब उसको ब्लैक एंड व्हाइट कितने प्रोड्यूस करने चाहिए, 180, और कलर टीवी 120 प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, डन। अब बेटा सबसे पहले तुमको एनसीईआरटी के सवाल बनाने हैं और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बना लेना। इतना भी कर लोगे तो यहां से कोई सवाल नहीं फंसेगा, दिस इज माय गारंटी। ठीक है, चलो भाई, नमस्कार एंड शब्बा खैर, गुड बाय, जाइए आराम से प्रैक्टिस करिए।